कहीं कोई एक्सीडेंट से डिस्कवरीज हुई, फिर उस डिस्कवरीज को हमने बहुत कुछ बनाकर मोटर वोटर और पता नहीं क्या क्या बना लिया। तो इस चैप्टर में अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो देखो यार, वैसे तो इस चैप्टर को शुरू करना चाहिए अपन को ऑस्टेट से, मगर अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ही बस ज्ञान ले लो उसका, जितना तुम्हारे काम आए। ऑस्टेट साहब ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, और उसमें ना वो कुछ और कर रहे थे, करंट वरेंट फ्लो करा रहे थे किसी चीज से। नीचे एक कंपास रखा हुआ था पास में, और वो जैसे ही करंट फ्लो हुआ कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। अब अगर करंट फ्लो हो रहा है, कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है, कंपास डिफ्लेक्ट होना चाहिए था सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से, यहां तो चार्ज था, मैग्नेटिक फील्ड तो थी नहीं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को, जो गलती थी उसको बार बार दोहराया। कहते हैं ना, कई बार मिस्टेक से ही आप बहुत कुछ सीखते हो। तो ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट यही सिखाना चाहता है अपन को कि गलतियों से सीखें कैसे, और बड़े बड़ी डिस्कवरीज गलतियों से हो जाती है। न्यूटन सॉ द एप्पल फॉल एंड ही डिस्कवर्स ग्रेविटी, वो तो एक ऐसी बात थी जो कि मतलब कही जाती है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सर न्यूटन, बट यहां पर एक एक्सीडेंट ही था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये देखा कि यार ये निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। करंट फ्लो कराया एक वायर से बैटरी से कनेक्ट करने पर, और उसमें करंट को बदल कर भी देख लिया है ना, करंट की डायरेक्शन बदल कर भी देख ली, हर केस में उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन है। तो यहां से कंक्लूजन निकाला गया कि अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक तो उसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी होगी, साथ में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है, सीधे यहां बैठा लो, क्या बैठाना है, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसके पास सिर्फ एक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक। अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक तो होगी होगी, साथ में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक। और इसी वजह से हम पढ़ने जा रहे हैं अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑस्टेट साहब की बस इतनी बात याद रखना कि इन्होंने इनिशियल किया था, इनिशियलाइजेशन किया था प्रोसेस का, फिर आगे बढ़ती चली गई। मगर इस चैप्टर के साथ दिक्कत यह है कि हम लोगों को जो इंट्रोड्यूस होने वाला है जो लॉ, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की बातें करेंगे, और हमारी बुक्स में सीधे सीधे वो लॉ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बेसिक्स पर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले अपन आएंगे बेसिक्स पर, पहले दुश्मन को समझते हैं कि ये दुश्मन है कौन, फिर उस पर अटैक करेंगे। और एक बार अगर दुश्मन को समझकर अटैक करेंगे तो फिर पक्की बात है उसको गोली मार ही देंगे अपन। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक्स की। अगर कहीं पर लिखा हो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन ऑल दीज केसेस ये बी से रिप्रेजेंट होता है। फिर से सुन लो, कहीं पर लिखा हो मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर लाओ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल कर लाओ, मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल कर लाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल कर लाओ, ये सब एक ही के नाम है, और उस क्वांटिटी का नाम है बी। उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक, जो काम हमारा ई करता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर यहां पर गलती से वर्ड यूज कर लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तब भी तुम बी को ही समझना। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन एच से रिप्रेजेंट करते हैं और अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, बट अब सिलेबस से दूर हो गई हैं ये सारी चीजें, इसीलिए अपन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बातें करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखा हो तो बी समझना। अब ये कैसी क्वांटिटी है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था तो ये भी वेक्टर होने वाला है। इसकी यूनिट, टू गिव ऑनर टू सर टेस्ला, इसकी यूनिट अपने पास हो जाती है ऐसा यूनिट टेस्ला। सीजीएस यूनिट है गॉस, 1 टेस्ला होता है 10⁴ गॉस। डायमेंशनल फॉर्मूला हम आगे जाकर इस यूनिट में कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे जिससे हम ये निकाल लेंगे, बट स्टिल हमें पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुमको इसको याद करवा दूंगा। एक फॉर्मूला बताऊंगा आगे जाके इस यूनिट में, इस प्लेज के वीडियोस में, जब ये तुम ड्राइव कर पाओगे। आज तो बस देख लो कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1t-2 a-1, यानी L0 होता है। अब आप कहोगे कि बाबा जी बी के बारे में क्यों बताया, क्योंकि अब अपन इस पूरे चैप्टर में बी ही निकालने वाले हैं, बी भी नहीं बी निकालने वाले हैं। बी भी निकाली नहीं जाती, बी भी तो होती है और फिर वो आपको निकाल देती है ना। तो इसीलिए इस बी को समझो, आगे वाले जो बी आने वाले हैं उन पर बात करेंगे, बट पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
अब इस यूनिट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है और वो है सबसे पहला लॉ। वैसे तो मैं हर चैप्टर में तुमको हर यूनिट में एक पापा दे देता हूं कि यार ये हर जगह लगा लो। इस चैप्टर में एज सच कोई एक फॉर्मूला तो नहीं है। बायोट-सावर्ट से बहुत सारे डेरिवेशंस होते थे। तुम में से कई लोग कमेंट करेंगे बाबा जी डेरिवेशंस करने हैं क्या? नहीं करने, जैसा बाबा जी बताएंगे वैसा ही करते चलो, बायोट-सावर्ट लॉ तुम्हें याद हो जाएगा और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मतलब जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं बायोट-सावर्ट पर वो अपन सारे बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या बताता है? बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल कर देता है बहुत छोटे से एलिमेंट के कारण। अब यहां पर एक वर्ड यूज होगा करंट कैरिंग एलिमेंट, ये मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है? ये जो एक एलिमेंट है जिसके अंदर सपोज करो ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर करंट जा रहा है, तो अगर इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट अपन ले लेते हैं तो ये जो पार्ट अपन ने लिया है जिसमें से करंट जा रहा है इसे हम कहते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट, आईडीएल आप कह सकते हो, ठीक है। सो करंट कैरिंग एलिमेंट, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी डायरेक्शन होती है सेम एज करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम मान लेते हैं। छोटा सा बात बतानी थी क्योंकि यहां पर एक टर्म यूज होगा बार बार, करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट मतलब कुछ नहीं, एलिमेंट मतलब पिद्दू सा, और करंट कैरिंग मतलब जो करंट को कैरी कर रहा हो पिद्दू सा एलिमेंट, वो करंट कैरिंग एलिमेंट। डायरेक्शन कहीं और से तो लेके आएंगे नहीं, फ्लो कौन हो रहा है उसके अंदर? करंट, जिस डायरेक्शन में करंट वही डायरेक्शन हो गई करंट कैरिंग एलिमेंट की, कहानी खत्म। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत छोटे से के कारण फील्ड निकाल कर दी। क्योंकि बहुत छोटे से के कारण निकाल कर दी तो ये फील्ड भी बहुत छोटी सी मानेंगे, इसीलिए यहां बी नहीं लिख रहे हैं, डीबी लिख रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डीबी? डीबी का मतलब हुआ बहुत छोटी सी फील्ड। क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा सा ले रखा है आपने तो फील्ड भी बहुत छोटी सी आने वाली है। अब ये जो फील्ड है, इन्होंने क्या कहा इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। भैया ज्यादा करंट फ्लो कराओगे मैग्नेटिक फील्ड आई, क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ। अगर ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, तेजी के साथ हो रहा है, तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। दूसरी चीज लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट। भैया अगर आप यहां पर ज्यादा लोगे लेंथ, इसकी ज्यादा लेंथ होगी, उसमें ज्यादा चार्ज एक्वायर करेगा जो मूवमेंट में आ रहा होगा। अगर ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। इसके बाद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा है करंट कैरिंग एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग द करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच का एंगल। करंट कैरिंग एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग, जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए उस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है करंट कैरिंग एलिमेंट से। अब तुम में से कई लोग कहेंगे बाबा जी ऊपर वाले से लेना है कि नीचे वाले से? यह भी एक डाउट बन जाता है। अरे भाई वो इतना सा है, अब इतने से में क्या ऊपर और क्या नीचे? चींटी, हाँ तुमने कहा कि एक सामने मेरे चींटी जा रही थी, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा जगह बच के निकालनी, तो चींटी के मुंह से बच के निकलना है कि पैर से बच के निकलना है कि पीछे से बच के निकलना है? अरे भाई वो इतनी सी है, क्या फर्क पड़ रहा है, तुझे तो पूरी उससे ही बचना है। तो वैसे यहां पर करंट कैरिंग एलिमेंट है, चाहे डिस्टेंस यहां से लो चाहे टॉप मोस्ट से लो, इतना छोटा सा होता है कि फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली नीचे साइड से लिखा रहता है इसीलिए बना रहता है, तो अपन ने भी बना दिया उसको, ठीक है। सो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। और एक चीज तो चली रही है अपने फंडामेंटल फोर्सेज में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस आर है, करंट कैरिंग एलिमेंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस आर है, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड। इन चारों पॉइंट्स को कंबाइन कर दो तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर 2-3 बार बोलोगे ये दिमाग में चढ़ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। आंसर है डीवी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट इज आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, कांस्टेंट आया। अगर एसआई सिस्टम में जाएंगे, एसआई सिस्टम में जैसे कि वहां पर एक साले साहब आते थे इलेक्ट्रिसिटी में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई भी फॉर्मूला निकालो, फोर्स निकालो, फील्ड निकालो, 1/μ0/4 पाई, वहां पर आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आएगा μ0/4 पाई। अब क्वेश्चन μ0 क्या है, अभी वो भी बता दूंगा, बट ये मानकर चलो जैसे वहां आता था 9 × 10⁻⁹, यहां पर आता है 10⁻⁻7, इसीलिए ये बहुत वीक फोर्स होता है, ग्रेविटी से स्ट्रांग होता है
है, बट बाकी सारे फंडामेंटल फोर्सेस से वीक होता है, क्योंकि 10 टू दी पावर -7 का जब मल्टीप्लाई होगा तो स्ट्रेंथ कितनी सी निकल के आएगी, ठीक है। सो dB इज इक्वल टू k IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर SI सिस्टम में है तो k की जगह रख देंगे म्यू नॉट बाय 4 अभी मैं बताऊंगा इसको, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दे दूंगा। म्यू नॉट को अपन बोलते हैं परमिएबिलिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, बट अभी अपन उस पर बात करेंगे। म्यू नॉट बाय 4 IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर, और यूनिट क्या थी बी की, टेस्ला, बेसिक्स में बता दिया था। और ये अगर CGS आ जाओ, CGS परेशान नहीं करता अपन को। CGS क्या कहता है, dB इज इक्वल टू IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो हो गया 1। ये गॉस में आंसर आया, ये टेस्ला में आया, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, 2-3 बार मेरे साथ बोल लेना। dB करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकाली जाती है, जो r डिस्टेंस पर होता है, कितनी होती है, IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर, IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर। 2-3 बार बोलोगे टंग ट्विस्टर की तरह आ जाएगा, जल्दी से पहले ले लो स्क्रीनशॉट। वापस तो चलो थोड़ा सा पहले एक बार अपन सिमिलैरिटी के साथ एप्सिलॉन और म्यू को जोड़ लेते हैं किसी तरह से, और फिर अपन उसको दिमाग में रख लेंगे। पर एक परमिटिविटी होता है, एक परमिएबिलिटी होता है, क्या होता है देखते हैं। चलो तो अपने जो दोस्त है जिसको अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन, उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को, और इसीलिए जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। मैग्नेट में आएंगे तो म्यू, और फील्ड में चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाएंगे तो एप्सिलॉन। इसको बोलते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, म्यू को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बिल्कुल वही है, परमिटिविटी की जगह आ जाएगा परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। म्यू आर क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये क्या होता था एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या मैं तुमसे हमेशा कहता था जब भी मीडियम आएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आएगा, वैसे ही जब भी मीडियम आएगा म्यू नॉट के साथ हमेशा म्यू आर आएगा। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। ये हो गया अपने पास रिलेशन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। और यहां एक चीज ध्यान रखनी है, जब मीडियम आता था जिसका एप्सिलॉन आर कुछ होता था, तो उस केस में अपनी फील्ड कम हो जाती थी अंदर, मगर यहां पर म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम इस फॉर्मूले को देखो यहां पर, तो ये dB और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए एप्सिलॉन, अगर म्यू आर की वैल्यू बढ़ेगी, एप्सिलॉन नहीं, म्यू आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फील्ड बढ़ेगी। मतलब अगर तुम चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा जाए, तो उस एरिया में ऐसा मटेरियल लेकर आओ जिसका म्यू आर क्या हो, ज्यादा हो। तो जल्दी से इसका भी ले लो तुम स्क्रीनशॉट। वापस अब मैं तुमको थोड़ी सी रेसिस्ट टाइप की बातें करूंगा, ऑल्दो मैं बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं हूं, काले सफ़ेद में भेदभाव नहीं करता, बट यहाँ पर याद कराने के लिए मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए मैं उस अप्रोच को लेकर आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे? बहुत सारे रूल बहुत सारे लोग सुनाएंगे, एक रूल मैं भी बता देता हूँ, फिर दूसरा एक सड़ा तरीका जो मैं हमेशा अडॉप्ट करता हूँ उसको बताऊंगा। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है करंट की डायरेक्शन में थंब को करो और जो आपकी कर्ल ऑफ फिंगर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के बारे में बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। कैसे? तो अगर आपने सपोज करो करंट ऊपर जा रहा है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये फील्ड ऐसी आएगी, यहां से अंदर और यहां से बाहर। ये आपके पास एक करंट निकालने का, डायरेक्शन निकालने का फंडा है मैग्नेटिक फील्ड की। आई थिंक तुम इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करना चाहो तो कर लेना, और नहीं तो इसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि अपन जो तरीका अब अडॉप्ट करेंगे वो काम का है। और वो दूसरा तरीका ये है अपने पास, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल जो है यही काम का है। और अब मैं रेसिस्ट वाली बातें करूंगा तुमसे। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह है, थंब रूल टाइप ही है, मगर ये कहता है कि जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की तरफ फिंगर्स को ओपन करो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट
और फिर फिंगर्स को, जैसे इस पॉइंट पर अगर तुम्हें फील्ड निकालनी है तो अपनी फिंगर्स को इस पॉइंट की तरफ ओपन करो ऐसे, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपके पास दो ही चीजें होती है, इन या आउट इस केस में, ठीक है। सो आपको यह पता चलेगा। अब अगर तुमने ट्रेन को जाते हुए कभी देखा हो तो जो अपनी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं, जब उनकी लास्ट बोगी जा रही होती है तो पीछे क्या बना होता है, क्रॉस बना होता है कि नहीं, और नहीं तो वो भी नहीं है ना। तो तुम ऐसे देखो, अगर तुम्हारे पास एक एरो है, ठीक है, मैं हमेशा इसके बारे में बोलता हूं, अगर आपके पास एक एरो है, अगर एरो आपसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, उसके पीछे का ये क्रॉस दिखेगा ऐसा। मतलब कि जब भी कोई चीज आपसे दूर जा रही है, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में कोई चीज अगर अंदर की तरफ जा रही है तो क्रॉस इन, ठीक है, क्योंकि जा रहा है, पीछे से दिखेगा वो अपन को इस तरह का एरो, ये पीछे इस तरह से बना होगा, ये क्रॉस दिखेगा। अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा, कहना बाबा जी कुछ दिखेगा नहीं, हम तो भाग रहे होंगे, क्योंकि पता चला उड़ता तीर कहीं और चला गया, है ना, दिक्कत हो जाएगी अपन को। तो ये जो अगर आपकी, फिर भी अगर आपकी तरफ आ रहा है वो एरो, तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, उस केस में आपको वो एक डॉट दिखेगा, है ना। तो यहां पर अपने पास डॉट, तो जब भी कोई चीज बाहर आ रही है, आपकी तरफ आ रही है तो डॉट, अंदर जा रही है तो क्रॉस, ठीक। अब ऐसे याद नहीं हो तो क्या करूंगा, देखो भाई, हर एक को चाहिए, अगर फेयर स्किन नहीं चाहिए होती तो इतने फेयर एंड लवली टाइप के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे होते, है ना। तो ये क्या है, ये है अपनी पाम का ब्राइटर पार्ट, लाइटर पार्ट, जो थोड़ा सा गोरा है, और ये वाला पार्ट डार्क है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर क्या करना, डार्क वाले साइड पे क्रॉस बना देना और लाइट वाले साइड पे डॉट बना देना। अब जैसे मैंने आपसे कहा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर टूवर्ड्स द पॉइंट, इस पॉइंट की तरफ अगर अपन ओपन करें तो तुमको कौन सा वाला पार्ट दिख रहा है, डार्क वाला या लाइट वाला, लाइट वाला, ये तो मुझे चाहिए, और डार्क वाला मुझे नहीं चाहिए, क्रॉस, और ये डॉट वाला, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ब्राइट वाला डॉट, ये बाहर की तरफ ऐसे। अब अगर सपोज करो मुझे चाहिए इस डायरेक्शन में, मैंने माना कि ये मेरा करंट जा रहा है, अब मैंने आपसे कहा कि मुझे यहां पर क्या, इस पॉइंट पर बताओ फील्ड क्या निकल के आएगी। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, मैंने ओपन किया, कौन सा पार्ट दिख रहा है, डार्क, नहीं चाहिए, क्रॉस, यानी यहां पर फील्ड है क्रॉस की। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लेते हैं ये अपने पास यही ले लेते हैं, चलो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर मुझे फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पर करंट कैसा जा रहा है, नीचे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट, क्या दिख रहा है, डार्क वाला पार्ट, नहीं चाहिए, क्रॉस। देखो इस एरिया में क्रॉस की फील्ड है। अगर इस साइड देखूं तो मुझे थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट, क्या दिख रहा है, लाइटर पार्ट दिख रहा है, ब्राइटर पार्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये तो चाहिए था, तो ये डॉट की फील्ड हो गई। थंब को डायरेक्शन में करंट के करो, ये क्रॉस है और ये डॉट है, उस पॉइंट की तरफ फिंगर्स को ओपन करो, डॉट दिख रहा है, अगर ये दिख रहा है डार्कर पार्ट दिख रहा है, या यहां बना लेना पेन से क्रॉस, अगर क्रॉस दिख रहा है तो क्रॉस, और उस फिंगर्स को ओपन किया, ये दिख रहा है तो डॉट दिखेगा, मतलब डॉट, दैट्स इट, कहानी खत्म। जल्दी से ले लो स्क्रीन शॉट। अब हमारे पास आता है इसका वेक्टर फॉर्म। अब आप में से कई लोग कहेंगे बाबा जी वेक्टर फॉर्म, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, वेक्टर फॉर्म ही तो है ना, निकाल लीजिए वो भी। वेक्टर के लिए एक चीज मैंने हमेशा बोली है, ये तुम्हारे पुराने पाप हैं, 11th के वीडियोस में मैंने बोला भी है, वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी चीज को अगर यूनिट वेक्टर को लिखना है आपको वेक्टर के फॉर्म में, तो ये होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, कैप लगा के। अगर आर कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अगर उसके ऊपर से आपने बार हटा दिया तो वेक्टर नहीं है, फिर वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, इसीलिए आर। नहीं तो दो वर्टिकल लाइन में भी दिखा सकते हो, मगर अपन लोग आलसी लोग, ज्यादा कौन बनाए ना, पेन की इंक ज्यादा खत्म करेंगे। इससे अच्छा है बचा बचा के 5 रुपए का एक समोसा आएगा यार, वो समोसा खाएंगे, ठीक है ना। तो बस
कहीं और सेविंग करना, यहां मत करना, बनाना हो तो बना लेना। चलो ये आ गया आर कैप, आर वेक्टर अपॉन आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये हो गया। इसके बाद एक चीज और अपन लोगों ने पढ़ा था, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब आपसे अगर मैं यहां पर कहूं तो देखो गौर से, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये तो आपके पास स्केलर वाला फॉर्म है जो मैग्नीट्यूड देगा, सिर्फ आपको साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन भी चाहिए तो इस केस में क्या होगा, कैसे निकाल के लाए डायरेक्शन? तो यार एक चीज गौर से देखो, यहां पर एक तो करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर ये साइन थीटा आ रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, ये साइन थीटा भी आ रहा है, एक एलिमेंट वेक्टर भी दिख गया, मगर दूसरा एलिमेंट समझ में नहीं आ रहा। और यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट की एक स्पेशलिटी होती थी, क्रॉस प्रोडक्ट ये कहता था कि जो भी डायरेक्शन आएगी क्रॉस प्रोडक्ट की, सपोज करो ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और अगर किसी ने आपसे कहा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आप कैसे निकाल के लाओगे? तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, आप ए से बी की तरफ जाओ, ए से अगर ये ए है और ये बी है तो आप ए से बी की तरफ जाओ, राइट हैंड रूल का यूज करो, है ना, ए से बी की तरफ जाओ, राइट हैंड का यूज करो, और थंब आपका जिस डायरेक्शन में भी आ रहा है वो आपके ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो आप क्या करोगे, बी से ए की तरफ जा रहे हो, थंब कहां है, आउटवर्ड्स है, इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। अगर आपको ये ए ये बी है तो ए क्रॉस बी, छोटे एंगल से ए से बी की तरफ जाओ, थंब कहां आएगा, अंदर की तरफ। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होती है। आप गौर से देखो, ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी, थंब कैसा आया ऊपर, बी क्रॉस ए, थंब कैसा आया नीचे, दोनों केस में ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है। और इसका मतलब हुआ कि यार जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होती है। अब यहां पर देखो, ये तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, यहां पर छोटा सा, ये तुम्हारे पास वो पॉइंट है पी। अगर तुम यहां से इसको देखो, ये डिस्टेंस है आर, जो डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, अंदर की तरफ। मतलब कि वो करंट कैरिंग एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये लाइन ज्वाइनिंग वाला बना सकते थे, इन दोनों से परपेंडिकुलर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ आ रही है, यानी कि इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। और दो वेक्टर कौन कौन से मिलेंगे, एक तो लाइन ज्वाइनिंग वाला मिलेगा और एक आईडीएल मिलेगा, करंट कैरिंग एलिमेंट। तो अब देखो गौर से, यहां पर अपने पास जो वेक्टर फॉर्म आने वाला है, आईडीएल हो गया एक ए वाला पार्ट, आर कैप करेगा दूसरा काम, और क्योंकि यहां पे साइन थीटा है तो ए बी साइन थीटा विल बिकम ए क्रॉस बी, तो इसको मैंने लिख दिया आईडीएल क्रॉस आर कैप। फिर से समझो, जो डायरेक्शन आएगी अपने पास वो दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, आईडीएल एक वेक्टर ए और दूसरा क्या है, वो लाइन ज्वाइनिंग। हमारी जो डायरेक्शन आ रही है वो उन दोनों से परपेंडिकुलर आ रही है, तो हमारे पास जो डीबी वेक्टर आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर कैप। मैंने यहां पर आर कैप क्यों लिया है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, कोई टेंशन नहीं है। और साइन थीटा को गायब क्यों कर दिया, क्योंकि ए बी साइन थीटा विल बिकम ए क्रॉस बी। तो ये आपके पास आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। और क्योंकि आप यूनिट वेक्टर को लिख सकते हो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो अगर इस आर कैप को आपने लिख दिया आर वेक्टर, तो नीचे एक आर और आ जाएगा, जिसकी वजह से ये आर स्क्वायर बन जाएगा आर क्यूब। तो मैंने इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि अगर ऊपर आर कैप आता है तो आपको नीचे आर स्क्वायर लिखना है, अगर ऊपर आर वेक्टर आता है तो नीचे आर क्यूब लिखना है। और यही आ सकता है एग्जाम में सीधे सीधे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, ये सिंपल तरीके से आप इसका वेक्टर फॉर्म बता देंगे। सो आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर एंड आईडीएल क्रॉस आर कैप या डीएल क्रॉस आर वेक्टर। नीचे अगर वेक्टर है तो नीचे आर क्यूब, ऊपर कैप है तो नीचे आर स्क्वायर। जल्दी से इसका ले लो तुम स्क्रीन शॉट। अब इस चैप्टर में एक और छोटे से चाचा थे, है ना, जिससे आप बहुत सारे डेरिवेशंस आसानी से कर सकते हो, मगर अल्टीमेटली एम्पियर सर्किटल लॉ का अब हमारे पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे डेरिवेशंस करते थे, डेरिवेशंस आने नहीं है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ पहले तो सिमेट्रिक टाइप की चीज़ों पे लगता है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इसको थोड़ा सा मैं तुमको एक डेरिवेशन भी इससे करके दिखाऊंगा तो तुम समझोगे कि ये काम क्या करता है।
क्योंकि थोड़ा सा अप्रोच बदलना पड़ेगा इसको करने का। हम अननेसेसरी, देखो मैं मानता हूं हार्डवर्क का कोई तोड़ नहीं है, बट स्मार्ट वर्क हार्डवर्क का ये छोटा सा पार्ट होता है। हार्डवर्क किया, उसको जब कंसाइज करते जाओगे तो वो स्मार्ट बन जाता है। बाबा जी ने हार्डवर्क कर लिया, तुमको वो कंसाइज करके चीजें दे रहे हैं, मतलब तुम्हें स्मार्टली करना है। जबरदस्ती के चीजों में, प्रपंचों में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे, समय अपने पास नहीं है। ठीक, सो आ जाओ जरा जल्दी से। ये क्या कहता है? ये कहता है लाइन इंटीग्रल। एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो लाइन, 2 बार करते हैं तो सरफेस, 3 बार करते हैं तो वॉल्यूम, एक बार में, और ये सम देता है। तो लाइन इंटीग्रेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर लूप या लाइन के अलोंग जो लाइन इंटीग्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, क्लोज लूप, ये सर्कल जो बना हुआ है ये क्लोज लूप को दिखाना चाह रहा है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करेंट थ्रेडिंग दैट सरफेस। अगर आपके पास मान लीजिए ये एक सरफेस है, यहां से I1 करंट बाहर आ रहा है, यहां से I2 करंट अंदर जा रहा है, और यहां से I3 करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, सो एक को, किसी को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो इसके कारण किसी भी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर या इस लूप के ही जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इंटीग्रेशन B.dl, अब जो भी आपने लिया है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट, इससे कितने करंट पास हो रहे हैं इस लूप से, I1 प्लस I3 सेम डायरेक्शन में माइनस I2, I1 प्लस I3 माइनस I2। जैसे गशियन सरफेस होती थी ना, वैसी कुछ है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको 2-3 बार बोलने का है अपन को। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग दैट सरफेस। म्यू नॉट टाइम्स जो करंट उसको पास कर रहा है उसके। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी along the closed path is equal to the current distribution passing through that loop। मैंने कहा था मैं इंटेंसिटी वर्ड यूज कर सकता हूं, बट यहां पर ध्यान रखना, अगर इंटेंसिटी वर्ड भी यूज किया जाए तो बी ही मानना। अब एक एग्जांपल बताता हूं। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द थ्रेडिंग। ये एक बहुत लंबा चौड़ा वायर है, इसके कारण r डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देनी है। सबसे पहली चीज यहां पर आपको बनानी पड़ती है क्लोज लूप। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट P से पास होने वाली ये एक लूप बना दी। मैंने कहा था सिमेट्रिक, आसान हो जाएगा। अपन ने एक लूप बना दी यहां पर। जैसे ही एक लूप बनाई, अब कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लो आप, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, ये हो गया आपके पास उसका छोटा सा डीएल वाला पार्ट। तो ये हो गया अपने पास डीएल की डायरेक्शन इनवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड निकाले, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर। कौन सा वाला पार्ट दिख रहा है तुमको? डार्क वाला, नहीं चाहिए क्रॉस, नहीं तो बना लोगे, तो अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन हो गई सेम, तो ये आ जाएगा B.dl। जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, डायरेक्शन सेम है तो cos थीटा तो हो जाएगा 1। सो B बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। ये जो सरफेस यहां पर बन रही है, इससे कौन सा करंट मैक्सिमम थ्रेड कर रहा है, कौन सा करंट निकल रहा है, I, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। आपने लाइन इंटीग्रेशन को जैसे सॉल्व किया तो ये देखो, ये इसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। तो B इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। और अगर आप 2 पाई r को डिवाइड में ले आओ तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय r। बट बाबा जी इस तरह याद नहीं रखते हैं, आगे ही के वीडियो में बताने वाले हैं कैसे याद रखेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय r, ये मैं याद रखने वाला हूं। मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके इसको ड्राइव किया है, इंटीग्रेशन B.dl। अगर इसका ओरिजिनल डेरिवेशन बायोट सावर्ट से देख लेते तो तुम डर जाते थे, शायद मुझे बताना पड़ता, बहुत बार टाइम लग जाता मुझे, बट अब नहीं लगेगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नहीं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग, करंट पासिंग थ्रू दैट सरफेस। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। वापस, तो यार ये हुआ अपने पास एम्पियर सर्किटल लॉ। अब अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ड्यू टू कॉइल, सर्कुलर कॉइल, मगर नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जिस तरह का प्यार बनाया हुआ है बना के रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप पर शेयर करना, इंस्टा पर स्टोरी डालना बिल्कुल मत भूलना। देखो यार, हम लगे हुए हैं, तुम भी लगे रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।